नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, नया भारत, नया हिंदुस्तान, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कि आज इस नए हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हमें रहने लायक नहीं छोड़ा। चारों ओर हिंसा का दौर है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस फैली हुई हिंसा को हमने न्यू नॉर्मल समझ के हिंदुस्तान में एक्सेप्ट कर लिया है। हिंसक होता हुआ समाज, जी हां, वायलेंट होता हुआ समाज। कहीं कोई मर्द किसी औरत के टुकड़े कर रहा है, कहीं कोई औरत किसी मर्द के टुकड़े कर रही है, कहीं मां बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदुस्तान में अगर एक चीज प्रोमिनेंट है तो खौफ का माहौल है। आपकी मां, बहन, बेटियां बाहर निकल जाएं तो सुरक्षित नहीं है। समाज के कॉकरोच, कीड़े, मानसिक रूप से विकृत लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब ये चंद लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हमारी मां बहनें बाहर निकलती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके मंगलसूत्र लूट लिए जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये पार्टी आएगी तो आपका मंगलसूत्र बेच देगी। पर वो कौन लोग हैं करोड़ों के अंदर जो सड़क पर जाती महिलाओं के मंगलसूत्र लूट लेते हैं? वो कौन सी पार्टी से हैं? कौन से दल से हैं? वो कौन है जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, धार्मिक उन्माद के नारे लगाते हैं, हाथ में कुछ खास एक रंग के झंडे लेकर, और लोगों में नफरत भरते हैं? वो कौन लोग हैं जो चर्च के सामने आने पर या मस्जिद के सामने आने पर जोर जोर से वल्गर गीत बजाते हैं और नारे लगाते हैं और उन पर चढ़कर अपना झंडा लगा देते हैं? इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है: हिंसा, खौफ, नफरत, धार्मिक उन्माद। अच्छा खासा हिंदुस्तान था, मोदी ने इसे रहने लायक नहीं छोड़ा। जीन्स तो वही थी, आरएसएस की थी ना। अब प्रियांक खड़गे तो काफी लड़ रहे हैं ना, किसको बैन किया जाए, क्या कहा जाए। इस देश को अब नॉन स्टेट एक्टर्स की आदत पड़ जानी चाहिए, वो पड़ चुकी है। सुरक्षित क्या है आपका? क्या आपका रुपया सुरक्षित है? नहीं साहब। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो कहा था कि रुपया कितना गिर रहा है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। 58 रुपए पे था, आज 88 रुपए पे है, बल्कि 90 छूने को जा रहे हैं। किसकी इज्जत गिर रही है मोदी जी? आपकी या मनमोहन सिंह की? रुपया सुरक्षित नहीं। गोल्ड, बात ही मत कीजिए। गोल्ड की बात क्यों करनी है साहब? गोल्ड तो आप खरीद भी नहीं सकते। मोदी जी ने सोने को उस जगह पहुंचा दिया जहां की आप कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर कहते हैं मेरा थोड़ी इसमें कोई हाथ है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? हाँ, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। रिजाइन तो कर सकते हैं ना, तो रिजाइन कर दीजिए, चले जाइए। उन्होंने पहले भी एक बेवकूफी भरी स्कीम बनाई थी, नोटबंदी की तरह। पेपर गोल्ड खरीदो, असली गोल्ड क्यों खरीदते हो? और उसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ के हाथ जल गए। सरकार के हाथ नहीं जले, आपके और मेरे हाथ चले। इस सरकार की और मोदी सरकार की बेवकूफियों की वजह से, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना। पढ़े लिखे होते तो स्कीम नहीं निकालते थे। यशवंत सिन्हा ने सही लिखा अपने ट्वीट में कि सड़क छाप सरकार, सड़क छाप प्राइम मिनिस्टर। इससे और उम्मीद क्या करोगे? बिहार की सभा में ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा रख के तेजस्वी को सीएम घोषित करवा दिया। कनपटी पे कट्टा रख के, यानी कि पिस्तौल रख के। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। तो
तो यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं कि एक सड़क छाप आदमी, एक सड़क छाप प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा, मोदी वही है। और मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक सड़क छाप बनने में। मैं आपको बताऊं, यशवंत सिन्हा सही कह रहे हैं। हर जगह झूठ बोलते हैं, गलत गवाही करते हैं, गलत बयानी करते हैं। दुर्भाग्य देश का कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बेईमानियां करता है, जो नकली सर्टिफिकेट बनाता है, और उसका कानून भी कुछ नहीं करता, उसको कोर्ट भी कुछ नहीं करता, कोर्ट भी उससे डरता है। सब दिन हो उतना एक समाना। तो रुपया सुरक्षित नहीं, गोल्ड सुरक्षित नहीं, फॉरेन एक्सचेंज उसकी बुरी हालत है, वो सुरक्षित नहीं, जीएसटी डाउन जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं, आपके घरों में जानमाल सुरक्षित नहीं, माता बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, नौकरी आपके पास है नहीं तो सुरक्षित क्या रहेगा। जिनके पास है उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं। अभी अमेजोन ने 30,000 लोगों को निकाल दिया, टीसीएस ने 12,000 को निकाल दिया, और एआई के चक्कर में रोज नौकरियां जा रही हैं। सिर्फ एक ही नौकरी बची, अगर आपको करनी है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी के पैकेट घर घर पहुंचाते रहिए, 8-10 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा। अगर आप इसको जॉब कहते हैं तो बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, पूरे इंडिया गिग वर्कर्स बन जाएगा। फिर तो नौकरी नहीं तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन बेरोजगारी की बात करना तो गुनाह है। छठ पूजा आई तो मोदी जी को नहलाने का बंदोबस्त किया गया। अब मोदी जी जमुना में कैसे नहाए? जमुना तो गंदी है, गटर है वो, तो उसके अंदर झाग उठते हैं, गंदा गटर का पानी है। आदमी का पैर चला जाए तो उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाए वहां पे। भाई साहब, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अलग पौंड बनवा दिया साहब, बिस्लरी का पौंड साहब, फिल्टर पानी का पौंड साहब। क्या कहा जाए कि मोदी जी को तकलीफ ना हो जाए कहीं। मोदी जी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो जब गंगा नहाने जाते हैं ना, वहां भी पीछे से उनके टैंकर लगे रहते हैं दूसरा पानी प्रवाह करने के लिए। जहां मोदी जी नहाएंगे उस जगह पे वो पानी बहना चाहिए, लगातार टैंकर पर टैंकर बहते रहते हैं। तो गंगा का गंदा पानी नहीं आना चाहिए। दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर एंड दैट दीज आर योर सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर्स। उनको चीफ मिनिस्टर कहा जाए या चीफ मिनिस्टर कहा जाए, जो इस किस्म के गिमिक करते हैं, उनके लिए अलग तालाब बना दिया और बताया जाएगा कि इसमें मोदी जी जमुना में नहा रहे हैं, देखो जमुना का पानी कितना साफ है, पीने लायक है, और मोदी जी इसमें नहा रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार है। डीएनए के अंदर अगर फ्रॉड है तो कोई क्या करे साहब। डीएनए के अंदर फ्रॉड है। जैसे कि गोडसे ने गांधी की हत्या की तो सारी कोशिश की है कि वो आरएसएस का आदमी था, कि उसका नाम आरएसएस से हटा के हिंदू महासभा में डाल दिया जाए। लेकिन हिंदू महासभा से तो बहनी तो थी है अल्टीमेटली आरएसएस। वीर सावरकर किसके थे? वीर तो कहना ही बेकार है उसको। खैर, सावरकर जो हिंदू महासभा के थे, अल्टीमेटली वो भी तो गांधी हत्याकांड में शामिल थे, और ये उसको भारत रत्न देने की सोचते हैं साहब। ऐसा ही होता है साहब, इस देश पे यही होगा। तो लोगों के पास पैसा तो है नहीं है, पर एक चीज जरूर है, भ्रष्टाचार। अब इतने सारे हाईवे बनवाए तो उसमें पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ लगाएंगे, 8 लाख करोड़ लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कमीशन वहां से आता है ना। 1.5-2 लाख करोड़ का कमीशन आता है। और बीजेपी के सारे ऑफिस देखो 5 स्टार बन गए, आरएसएस के सारे इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर सारे 5 स्टार बन गए, ऑफिस सारे 5 स्टार बन गए। अब वो पुराने आरएसएस के लोग कहाँ रहे, जो भिक्षा मांग के रोटी खा के गुजारा करते थे साहब? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाईवे बनवा दिए हैं, लेकिन गडकरी के हाईवे हैं। कब कौन सा हाईवे टूट के बिखर जाए, कब कौन सा ब्रिज टूट के बिखर जाए। बिहार में गंगा पे पुल बना रहे हैं गडकरी साहब, पता नहीं कितनी बार गिर चुका है साहब, कितनी बार लोग पैसे खाएंगे, कितनी बार इंक्वायरियां होती हैं, पर यह कभी नहीं बताया जाता कि सजा किसको मिली अल्टीमेटली। जगह जगह से खबर आती कि ये हाईवे सैंक हो रहा है, वो हाईवे सैंक हो रहा है। वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाने चले हैं, लेकिन मकसद वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाने से ज्यादा गडकरी जी का यह है कि वो इथेनॉल बनाए ताकि उनके लड़के की फैक्ट्री चले इथेनॉल की। हर चीज ना यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट से चल रही है। तो बाकी अडानी का तो किस्सा क्या बोलना साहब, वो तो सबको पता है, जग जाहिर है कि इतना ओपन क्रोनी कैपिटलिज्म, इतना ओपन फेवरेटिज्म मोदी के द्वारा अडानी का हमने तो बहुत कम मुल्कों में देखा है इस ढंग से, कि इतना नंगा नाच अनैतिकता का हो। इतना नंगा नाच तो सिर्फ ले दे के मोदी जी ही कर सकते हैं, और तो कोई कर नहीं सकता। तो तभी तो राहुल गांधी ने सही कहा ना कि अगर आप इनको वोट देंगे तो ये मंच पे खड़े होकर डांस भी करेंगे, इनसे डांस करवा लो।
इनसे ड्रामा करवा लो, इनको जो करवाना है, इनको वोट दे दो, इनसे जो मर्जी करवा लो। तीखी मिर्ची तो लगेगी ना उनको, अल्टीमेटली लगनी भी चाहिए। इस जैसे आदमी को लगनी चाहिए जो एक किस्म से आज की डेट में असभ्यता का प्रतीक बन गया है। असभ्यता का, असंस्कार का प्रतीक अगर कोई है तो मोदी, जिसने कभी सीखा ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है, विद्वता क्या होती है, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है। एक गली के छुट भइयों की तरह, जैसे यशवंत सिन्हा ने कहा कि सड़क छाप जो आदमी होता है उसकी भाषा क्या होगी, तो सड़क छाप आदमी को यशवंत सिन्हा कहते हैं कि तुमने देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो आपको यही भाषा सुनने को मिलेगी ना एक सड़क छाप प्राइम मिनिस्टर से, ये यशवंत सिन्हा कहते हैं। फिर कहते हैं कि हवाई चप्पल में बंदा उड़ेगा। भाई साहब, जो उड़ने वाले थे वो हवाई चप्पल पे आ गए हैं, किराए इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं लूट के कारण। तो ये सारी परमिशन किसने दी हुई है साहब? एयरपोर्ट पे चले जाओ तो कार पार्किंग आधा घंटा तो 500 रुपये चले जाते हैं आपके। आपको एक चाय पीनी होती है, 250 रुपये की चाय मिलती है, 300 रुपये की चाय मिलती है आपको वहाँ पे, 500 रुपये की चाय मिलती है वहाँ पे। एक सैंडविच लेना है तो 500-600 का सैंडविच है वहाँ पर। पार्लियामेंट में बात उठी तो उन्होंने कहा नहीं हम कोशिश करेंगे, 100 रुपये का पानी मिलता है कि हमको थोड़ा बहुत चीप उनको पानी देने की कोशिश करें, उनसे देखेंगे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो मार्केट इकॉनमी है। बहुत बढ़िया है सर, तो लूट खसोट लो ना, नोच लो हम सबको। मार्केट इकॉनमी के नाम पे लूट खसोट लो ना हमको, फिर नोच लो हम सबको ना। उसके बाद लोग मकान तो बना नहीं सकते, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी बेचारे किराए पे रहते हैं। और ये कहते हैं प्रधानमंत्री घर योजना या निवास योजना, पता नहीं किसको घर मिला है नहीं मिला है, किसी गरीब को मिला है नहीं मिला है, शहर में मिला है नहीं मिला, गांव में मिला नहीं मिला, भगवान जाने। लेकिन हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है और वो किराए के घर में रहते हैं, और किराया देने की सामर्थ्य अब किसी शहर के अंदर लोगों की है नहीं। जितना पैसा आता है, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था, एक आधा पैसा तो उनको सिर्फ किराए में चला जाता है। वो क्या करेंगे? एक 2 कमरे का मकान लेना हो तो 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार तक किराया है। अगर आपकी 30-35 हज़ार की सैलरी है, 25 हज़ार की सैलरी, तो आधा तो आपका किराए में चला जाता है पैसा। बीजेपी आरएसएस से बात करो फ्यूचर की तो 2000 साल पहले की बात करते हैं। 2000 साल पहले भारत कैसा था, 2000 साल पहले ये था, 2000 साल पहले हमारा सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष था, हम पराकाष्ठा में था। तो भाई 2000 साल पहले के हवाई जहाज में ट्रैवल करो ना, बोइंग के हवाई जहाज में, एयरबस में क्यों ट्रैवल कर रहे हो? और यही मोदी जो 2000 साल पहले की बात करते हैं, ये काम करो ना, फिर उसके बाद जाके अपना BMW की गाड़ी में क्यों जाते हो, जिसमें वो दूसरे तुम्हारे पुरखे जाया करते थे 2000 साल पहले, उसमें जाओ ना फिर। इनको सब चीज़ें मॉडर्न चाहिए। 6 लाख रुपए का चश्मा चाहिए, 2 लाख रुपए का पेन चाहिए, इनको 20 करोड़ की गाड़ी चाहिए। अब बात करेंगे 2000 साल पहले की। हिपोक्रेट्स तो ऐसे ही होते हैं ना सारे के सारे। खाना पीना आज का, मौज करना आज का, हवाई जहाज गाड़ियाँ आज की, 5 स्टार होटल आज के, लेकिन बात करना 2000 साल पहले की कि 2000 साल पहले हमारे पास क्या था। देखो, जाओ ना उसी में चले जाओ फिर। तुम्हारे पुरखों ने जो पुष्पक विमान बनाया था उस पर फ्लाई करो। बोइंग और एयरबस पे क्यों फ्लाई कर रहे हो? लेकिन यही इनका धंधा है फ्रॉड का। दे आर द बिगेस्ट फ्रॉड इन द वर्ल्ड एक्चुअली। शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर, अब बीच में कभी कभी गिर जाती है छोटी मोटी, तो फिर ऊपर जानी शुरू हो जाती है। एक बबल बन रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस दिन बबल फूटेगा तो उसमें लुटने वाले हिंदुस्तानी होंगे, क्योंकि यही पैसा लगाए जा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सारे भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, अंदर आने का नाम नहीं ले रहे हैं, रोज पैसे निकालते हैं। और हम समझते हैं कि हम सारे बुद्धिमान हैं और हम पैसा लगाए जा रहे हैं। भाई एक दिन ये मार्केट फूट जाएगी, बबल फूट जाएगा तो मर जाओगे सारे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के एक किस्म से कहा जाए तो राइटर भी हैं, उन्होंने कई बार वार्निंग किया कि भैया एक बबल बन रहा है, तुम मर जाओगे सारे के सारे, तुम्हारे जो जितने नोट है ना, जब कागज के टुकड़े बन के रह जाएंगे। पर कौन सुनता है साहब, कौन सुनता है? और हमारा मीडिया वो सुबह से लेकर शाम तक हमारी अपनी नाव के, इंडिया की नाव में छेद मोदी जी ने कर दिए। इतने छेद करे कि हमारी इंडिया की नाव डूबी पड़ी है। लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारी इकॉनमी डूब रही है, जर्जर हो रही है। लेकिन पता लग रहा है कि बैठ के ये अमेरिका का, चीन का और पाकिस्तान का फातिया पढ़ते रहते हैं। ये डूब गए, देखो ये मर गया, ये चाइना डूब गया, चाइना खत्म हो गया, अब सिर्फ हिंदुस्तान रह गया, अमेरिका मर गया, कुछ नहीं है, डॉलर डूब गया। पता लगा जिस दिन बोलते डॉलर डूब गया उस दिन पता लगा रुपया डूब जाता है।
ये डॉलर डूब रहा है, रोज डॉलर डूबता है, डॉलर खत्म हो रहा है, अमेरिका डूब रहा है। तो भाई फिर उसके पीछे उससे धंधा क्यों कर रहे हो तुम? डूबते हुए देश से धंधा क्यों कर रहे हो? तुमसे अपना रुपया तो संभाला नहीं जा रहा है। दरअसल क्या है ना, हमने इस देश में ना अब करोड़ों जयचंद और मीर जाफर पैदा कर लिए हैं, करोड़ों। भारत में अब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और गांधी पैदा नहीं होते, या नानक पैदा नहीं होता, यहां जयचंद और मीर जाफर पैदा होते हैं। यहां पे ज्ञानेश कुमार जैसे लोग पैदा होते हैं जो संविधान को धोखा देते हैं। यहां पर जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे के सारे, जो अजीत डोवाल जैसे लोग हैं और बाकी पूरी जयशंकर जैसे लोग हैं, जो बेसिकली भारत के संविधान को धता बता रहे हैं। यहां पे वो लोग हैं बीजेपी आरएसएस के, बजरंग दल के और वीएचपी के, जो हिंदुस्तान के संविधान को उठाकर बाहर फेंक चुके हैं। और इन्होंने फैलाया क्या है यहां पर? हिंसा, खौफ, नफरत, धार्मिक उन्माद। एक हिंदू तालिबान की संरचना कर दी गई है इस देश में, हिंदू तालिबान की संरचना। इससे ज्यादा मैं आपको और क्या कह सकता हूं आपसे? मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। ये हालात हैं मेरे मुल्क के कि अच्छे खासे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी और मोदी सरकार ने। दरअसल शुक्र है कि 65 सालों के बाद में इनके हाथ में सत्ता आई है। अगर कहीं 1947 में आगे होती तो अब तक हिंदुस्तान के 20 टुकड़े हो चुके होते थे। क्योंकि इन्होंने जिंदगी में जोड़ना नहीं सीखा, तोड़ना सीखा है। ये बात तो अखंड भारत की करते हैं, लेकिन ये कायर हैं एक्चुअली। ये कायरता की पराकाष्ठा है। ये आपसे कहेंगे कि कश्मीर हमारा है, पीओके हमारा है, लेकिन उसे वापस लेने का प्रयास नहीं करेंगे कभी। इनमें हिम्मत नहीं है। मैंने कहा कायर तो इनका, कायरपन इनके डीएनए के अंदर है। ये अक्साई चिन्ह के जाने की बात करेंगे, इंदिरा गांधी को या फिर नेहरू को रोज गालियां देंगे, राजीव गांधी को गालियां देंगे, लेकिन वापस लेने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये कायर हैं बेसिकली। कायरता से कुछ प्राप्त नहीं होता है। कायरता सिर्फ गालियां दे सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो पूरी बीजेपी और पूरे आरएसएस ये कायर लोगों से भरे हुए लोग हैं। प्रियंका गांधी सही कहती है कि सारे के सारे कायर हैं। प्रियंका गांधी सही कहती है कि मोदी खुद भी एक कायर हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। और यशवंत सिन्हा कहते हैं कि सड़क छाप है। क्या कहा जाए, क्या कॉम्बिनेशन है साहब, सड़क छाप और कायर। ये भला हिंदुस्तान का क्या भला करेंगे? ये तो यहां पैसे कमाने के लिए आए हैं, सत्ता के लिए आए हैं। इनको तो ना हिंदुस्तान से कुछ लेना है, ना हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम से कुछ लेना है। इन्हें कुछ नहीं लेना साहब। इन्हें तो यहां पर एक तालिबान बनाना है, एक हिंदू तालिबान। तभी तो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में जो चर्चे हैं सैफरन टेरर के, भगवा आतंकवाद के, इन्होंने तो पैदा किया अल्टीमेटली। वैसे भगवा आतंकवाद को पैदा करने वाला तो पहले गोडसे था, लेकिन उसके पीछे भी कुछ और लोग थे। तो गोडसे उसका प्रोडक्ट था, लेकिन अब तो आपको गली गली में गोडसे मिलते हैं साहब। नहीं मिलता तो गांधी नहीं मिलता। अच्छे खासे हिंदुस्तान में हमें रहने लायक नहीं छोड़ा।